अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे ओपन योर बायोलॉजी बुक। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था बेटे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म। हमने मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म स्टार्ट किया था, जो सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो रही थी सारी मटेरियल्स की, डिफरेंट टाइप के आयंस की, मॉलिक्यूल्स की, जितनी भी उसमें गैस एक्सचेंज भी थी, न्यूट्रिएंट्स का अपटेक भी था, वेस्ट का एलिमिनेशन भी था। ये तमाम की तमाम जो मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो रही थी, ये मैंने आपको स्टार्ट करवाया था। इस ट्रांसपोर्टेशन को हमने दो मेन क्लासेस में डिवाइड किया था, डेट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या मैंने कहा? दो मेन ब्रांचेस, दो मेन टाइप्स कह लो आप लोग, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट कल हमने कंप्लीट कर ली थी, आज हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट स्टार्ट करेंगे। पैसिव ट्रांसपोर्ट को फर्दर हमने डिफ्यूजन में और ऑस्मोसिस में डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस दो मेन ब्रांचेस में या दो मेन टाइप्स में फिर फर्दर डिवाइड कर लिया था। किसको? पैसिव ट्रांसपोर्ट को। पहले हमने डिफ्यूजन पढ़ा था। डिफ्यूजन भी दो टाइप की थी, एक सिंपल डिफ्यूजन थी और एक आपके पास कौन सी थी? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन थी, जिसको हमने डिटेल से पढ़ा। उसके बाद हमने वो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट थी उसी की सेकेंड फॉर्म जो थी ऑस्मोसिस। पैसिव ट्रांसपोर्ट की दो फॉर्म्स हैं, एक है डिफ्यूजन और एक है ऑस्मोसिस, जो हमने कल कंप्लीट कर ली थी। इन शॉर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट कल हम कंप्लीट कर रहे थे, आज हमने सेकंड ट्रांसपोर्टेशन शुरू करनी है, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आप अपनी बुक ओपन करें, आपकी बुक के पेज नंबर 82 पे बेटे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है, वो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करूंगी। The movement of substance across plasma membrane from lower concentration to higher concentration with the expenditure of energy is known as active transport. Following types of active transport occur through plasma membrane. Active transport through carrier proteins. In this process, carrier transport protein in the plasma membrane use energy to move the molecule against the concentration gradient. For example, the membrane of nerve cell have carrier protein in the form of sodium-potassium pump. In the resting non-conductive nerve impulse nerve cell, this pump spend energy to maintain higher concentration of potassium and lower concentration of sodium inside the cell. For this purpose, the pump actively moves sodium to the outside of the cell and potassium to the inside of the cell. मैंने जो टॉपिक अभी रीडिंग की, जिस टॉपिक की, डैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट? एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो एक ट्रांसपोर्टेशन है मेम्ब्रेन की, जो हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं। एक हमने पैसिव पढ़ ली और एक हम अब क्या पढ़ रहे हैं? एक्टिव। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन बेटे वो मूवमेंट है किसी भी सब्सटेंस की जो कि लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की तरफ होती है विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। अगर आप लोग इस डेफिनेशन पे गौर करो, क्या मैंने कहा कि ये वो ट्रांसपोर्टेशन है, किसी भी ये वो मूवमेंट है किसी भी सब्सटेंस की लो कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की तरफ, और इस पूरी जो मूवमेंट है, जो पूरी ट्रांसपोर्टेशन है, ये लो से हाई की तरफ सब्सटेंस जाएंगे ना, तो यहाँ पे बेटे एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होगा, यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ये डेफिनेशन बिल्कुल पैसिव ट्रांसपोर्ट से ऑपोजिट हुई। पैसिव क्या था? फ्रॉम हायर टू लो, और एक्टिव क्या है? फ्रॉम लो टू हायर। वो क्या था? विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, और यहाँ पे क्या है? विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। यानी कि सब्सटेंस की वो मूवमेंट जो लो कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की तरफ होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो विद एनर्जी जो है उसके साथ होती है, विदाउट एनर्जी जो है वो नहीं होगी। इस पूरे प्रोसेस के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो होती है। अच्छा, अब ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, अगर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए होती है, इन भी और आउट भी, यहाँ पे स्पेशल टाइप के कैरियर प्रोटीन जो हैं वो प्रेजेंट हैं। ठीक है, उन कैरियर प्रोटीन्स के बारे में जो है हम स्टडी करेंगे। ये कैरियर प्रोटीन जो हैं ये हेल्प आउट कर रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, और कॉमन एग्जांपल एक दी हुई है कि मेम्ब्रेन ऑफ नर्व सेल, जो नर्व सेल की मेम्ब्रेन है, वहां पे एक कैरियर प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम पोटाशियम पंप। सोडियम पोटाशियम पंप, वहां पे इनका काम क्या है कि बेटे इन द रेस्टिंग नर्व सेल, जब रेस्टिंग पोजीशन पे, एक तो है कंडक्टिंग ना, कंडक्टिंग में
जब सब कुछ कंडक्ट हो रहा है नर्व सेल में, ये क्या है, रेस्टिंग, जब वहां पे कोई काम नहीं हो रहा, जब नर्व सेल रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं, तो ये जो सोडियम पोटाशियम पंप है, यानी कि जो कैरियर प्रोटीन है वहां पे, इनका मेन काम क्या होता है कि ये वहां पे नर्व सेल के अंदर पोटाशियम की कंसंट्रेशन को हाई रखते हैं और सोडियम की कंसंट्रेशन को बेटे ये क्या रखते हैं, लो रखते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। और इस पर्पस के लिए जो है इसको एक्टिवली जो है इस पूरे पंप को सोडियम को आउटसाइड ऑफ द सेल मूव करना पड़ता है और जो पोटाशियम है उसको इनसाइड ऑफ द सेल मूव करना है। मैंने आपको एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की एग्जांपल बताई फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ठीक है, विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। फिर मैंने आपको क्या बताया कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको प्रोटीन एक स्पेशल टाइप के रिक्वायर्ड होते हैं जिनको हम कैरियर प्रोटीन्स कहते हैं। कॉमन एग्जाम्पल उसकी जो है सोडियम पोटाशियम पंप बताया है मैंने, और ये कहाँ प्रेजेंट है, ये नर्व सेल में प्रेजेंट है, नर्व सेल की मेम्ब्रेन जो है वहां पे ये प्रेजेंट है। कॉमन एग्जांपल दी कि जब रेस्टिंग फॉर्म में नर्व सेल होते हैं तो ये सोडियम और जो पोटाशियम है उनकी कंसंट्रेशन को रेगुलेट करते हैं। कौन से, ये जो सोडियम पोटाशियम पंप यानी कि जो कैरियर प्रोटीन है, ये क्या करते हैं, ये जो बेटे जो पोटाशियम है, ठीक है, इसको सेंड करते हैं, इसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन रखते हैं, मतलब हायर कंसंट्रेशन रखते हैं उसमें पोटाशियम की, और लो कंसंट्रेशन रखते हैं किसकी, सोडियम की। ठीक है, और ये पंप एक्टिवली फिर क्या करेगा कि सोडियम जो है, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन इसने लो रखनी है ना, सोडियम को ये सेल में से आउटसाइड निकालता रहेगा और पोटाशियम को सेल के इनसाइड करता रहेगा। और इस पूरे प्रोसेस के लिए, इस पूरी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इस पूरी रेगुलेशन के लिए इसको क्या रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। विदाउट एनर्जी जो है ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं होता, और एनर्जी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपीए या एडीएमपी जो है वो यूज होती है। एटीपी हम पहले पढ़ा है, एटीपी क्या चीज है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एडीपी क्या है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, यहाँ पे ये अगर आपके देखो गौर से स्क्रीन पे तो बेटे एक डायग्राम आपको नजर आएगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू कैरियर प्रोटीन। ठीक है, ये जो आपको नजर आ रहे हैं डिफरेंट टाइप के पिंक कलर की चीजें जो आपको आपकी स्क्रीन पे बेटे शो हो रही हैं, अगर आप नोट करो इसको, डायग्राम को मैं थोड़ा सा और इनलार्ज कर लेती हूँ। इज दैट क्लियर? ये जो पिंक कलर में आपको शो हो रहे हैं, दीज आर क्या हैं, ये हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ये क्या है, ट्रांसपोर्ट। अब देखो, अब आपको ज्यादा क्लियर होगी ये क्या चीज बनी हुई है, ये बनी हुई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है ना, हमने लिपिड बाइलेयर वाला स्ट्रक्चर पढ़ा था, ये वो है। ये जो पिंक कलर के अंदर आपको एम्बेडेड नजर आ रहे हैं इस प्रोटीन, इस मेम्ब्रेन के अंदर, दीज आर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जो कि सोडियम पोटाशियम पंप जिनको हम लोग कहते हैं, और ये सोडियम और पोटाशियम का जो रेगुलेशन है उसको उसका जो पूरा मैकेनिज्म है इन एंड आउट का, उसको रेगुलेट कर रहे हैं ये प्रोटीन। ये हैं आपके ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। अब ये प्रोटीन क्या कर रहे हैं बेटे, ये आउटसाइड ऑफ द सेल है, ये इनसाइड है। ठीक है, आउटसाइड ऑफ द सेल है, इनसाइड में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में ये क्या कर रहे हैं, ये पोटाशियम को इन लेके जा रहे हैं और सोडियम को आउट लेके जा रहे हैं। ये जो ऑरेंज कलर के अंदर आ रहे हैं आपको सर्कल नजर आ रहे हैं, दीज आर पोटाशियम, ये पोटाशियम अंदर आ रहे हैं। और ये जो ग्रीन कलर के बाहर जाते हुए आपको एरो से इंडिकेट किया हुआ है, ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर सोडियम। तो सोडियम को सेल के बाहर लेके जा रहे हैं ये प्रोटीन्स, और पोटाशियम को अंदर लेके आ रहे हैं। ठीक है, विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, ये सारा का सारा प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ एनर्जी होता है। और यहाँ पे जो एनर्जी यूज हो रही है वो क्या है, वो है बेटे एटीपी। इज दैट क्लियर? ये हमने क्या पढ़ लिया, ये एक आपने एग्जांपल पढ़ ली एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन थ्रू कैरियर प्रोटीन्स की। नेक्स्ट आपके पास दो और प्रोसेसेस आते हैं, एक होता है एंडोसाइटोसिस और एक होता है आपके पास एक्टोसाइटोसिस। ये दोनों आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे फर्दर, ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में ही दोनों प्रोसेस आते हैं। इन एंडोसाइटोसिस bulky materials are moved in the cell across plasma membrane. During endocytosis, a portion of plasma membrane invaginates, depress inward. The material from outside is taken inside the invagination and
and seal. Thus, a small vesicle is formed. It detaches from the plasma membrane and move in the cytoplasm. The two common forms of endocytosis are phagocytosis or pinacocytosis. In phagocytosis, cell take in solid material, while in pinacocytosis, cell take in liquid in the form of droplet. Endocytosis, ठीक है, endocytosis में क्या है कि बेटे डिफरेंट टाइप का जो मटेरियल है वो सेल के अंदर आता है, ठीक है, आर मूव इनटू द सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंडोसाइटिस का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक छोटा सारा आप समझ लो इनवर्ड की तरफ एक पोर्शन बनना शुरू होता है। मटेरियल जो आउटसाइड से आ रहा होता है वो उसके अंदर जाएगा। जब वो उसके अंदर चला जाएगा तो वो जहाँ से जिस पॉइंट से बेटे वो अंदर जा रहा है वो पॉइंट जो है वो सील हो जाता है। सील होने के बाद वो एक छोटा सा वेजिकल बन जाता है। ये वेजिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अलग होगा। अलग होने के बाद ये वेजिकल जो है साइटोप्लाज्म में चली जाएगी। एंडोसाइटोसिस को हम लोग दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है फैगोसाइटोसिस और एक होता है पिनाको। फैगो का मतलब है ईटिंग बिहेवियर, यानी कि कुछ सॉलिड मटेरियल, और पिनाको साइट्स को आप लोग कह सकते हैं ड्रिंकिंग बिहेवियर, यानी कि लिक्विड का इंटेक। एंडोसाइटोसिस कंबाइनली जो है वो ईटिंग बिहेवियर है पूरे उसका सेल का। फैगो जो है वो सॉलिड फॉर्म में है और जो पिनाकोसाइटोसिस है वो किस फॉर्म में है, वो है बेटे लिक्विड फॉर्म में। ये बात आपने याद रखनी है। अगर आप यहाँ पे देखो जो चीज़ मैं अभी आपको बता रही थी ये बिल्कुल वही बनी हुई है। देखो ये यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इनवर्ड होती है, अंदर की तरफ ऐसे झुकती है, और यहाँ पे एक छोटी सी अलग से बाहर से कोई भी चीज़ जो है सपोज एक मटेरियल है वो अंदर आ रहा है, वो यहाँ पे आएगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा। यहाँ पे एक वेजिकल बन गया। वेजिकल बनने के बाद ऊपर से क्या हो जाता है, यही जो मेम्ब्रेन है ना बेटे, अभी मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी, मैंने आपको बताया था, अगर आप लोग गौर करो, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये इनवर्ड हो जाती है, अंदर की तरफ चली जाती है। जब ये अंदर की तरफ चलती है तो ये मटेरियल इधर आ जाता है, ठीक है। मटेरियल जब इधर आता है वो इसके साथ बाइंड अप होता है और यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऊपर से भी इसको सील कर देती है, ठीक है, बंद कर देती है। अब ये मटेरियल बाहर की तरफ दोबारा नहीं मूव करेगा, ये यहाँ पे भी सील बन जाएगी। ये देखो ऐसे बन गई। अब जब ये बन गई, ये जो चीज़ जिसके साथ ये बाइंड अप होते हैं ना, ये जो ब्लू और पिंक कलर में आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर रिसेप्टर प्रोटीन, ये इसके साथ बाइंड अप हो जाते हैं। जब बाइंड अप हो जाते हैं तो ये एक छोटा सा वेजिकल बन जाता है। जब ये वेजिकल बन जाता है तो ये यहाँ से इनवर्ड मूव कर देगा साइटोप्लाज्म के, ये वेजिकल अंदर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ये वही चीज़ है जो मैंने आपको भी बताई है कि एंडोसाइटोसिस में एक पोर्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेट किया, ऐसे अंदर की तरफ हुआ, डिप्रेस इनवर्ड, हमने कहा था ना इनवर्ड की तरफ मूव किया। मटेरियल जो आउटसाइड था वो इस इन्वेजिनेशन के अंदर आया। अंदर आने के बाद ये सील होगी, ऐसे ये ग्रीन लाइन ऊपर भी आ गई, सील होगी। सील होने के बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिटैच हुई। डिटैच होने के बाद ये साइटोप्लाज्म के अंदर आ गई। एंडोसाइटोसिस को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, एक था पिनाकोसाइटोसिस और एक कौन सा था, फैगोसाइटोसिस। पिनाकोसाइटोसिस क्या है बेटे, लिक्विड जो है उसका इनटेक है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट, और जो फैगोसाइटोसिस है वो क्या है, सॉलिड मटेरियल का इनटेक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, वो भी हम स्टडी कर लेते हैं। रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस, रिसेप्टर specific receptor protein of plasma membrane pick up material from the outside and pinch inside to form a vesicle. For example, the cell of liver have receptor protein for cholesterol. Cholesterol circulate in our blood in the form of low density lipoprotein LDLS. The receptor protein of plasma membrane of liver cell recognize and take up LDLS from the body by receptor mediated endocytosis. आपको पूरी जो एंडोसाइटोसिस है उसकी एक एग्जांपल भी दी हुई है कि जो लिवर सेल है उसके अंदर क्या होते हैं, रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं फॉर कोलेस्ट्रॉल। ये जो बेटे मैंने आपको डायग्राम जो बताई थी ना, ये तो मैंने ओवरऑल एक एंडोसाइटोसिस के लिहाज से बताई कि उसमें प्रोसेस क्या हो रहा है, लेकिन ये डायग्राम जो आपकी बुक में बनी हुई है ये एक लिवर सेल की डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। कि लिवर सेल का जो है वो फंक्शन क्या है, लिवर सेल में यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, लिवर सेल में रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं, ठीक है, किसके लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए होते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो है वो ब्लड में इन द फॉर्म ऑफ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL कहते हैं उसको, LDL का मतलब क्या होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, ठीक है।
ये क्या होते हैं, ये बेटे कोलेस्ट्रॉल है, जब वो ब्लड के अंदर सर्कुलेट करता है तो वो LDL की फॉर्म में करता है, ये ब्लड के अंदर सर्कुलेट कर रहे होते हैं, और वो रिसेप्टर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसकी मेम्ब्रेन, लिवर की, हमारा जो लिवर है उसकी जो मेम्ब्रेन है वो उसको पहचान लेती है, रिकॉग्नाइज कर लेती है, किसको, LDLs को, वो वहां से उसी तरह, ये उसका एग्जाम्पल दी हुई है, इन्वेजिनेट करेगी और यहाँ पे डिप्रेशन बनेगा, ये इनवर्ड मूव करेगी, और वो जो LDLs हैं जो कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं, ये है LDL पार्टिकल, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसके साथ ये रिसेप्टर प्रोटीन बाइंड हो जाते हैं, ये जो पिंक कलर के हैं ये रिसेप्टर प्रोटीन है, ये इसके साथ बाइंड अप हो गए, बाइंड अप होने के बाद ये इधर अंदर आएगा, इसके ऊपर सील बन जाएगी, जब ये सील बन जाएगा तो ये यहाँ से डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और ये वेजिकल बन के साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाएगा। और ये एग्जाम्पल किसकी थी, ये थी लिवर, सेल ऑफ लिवर, ठीक है, लिवर की जो मेम्ब्रेन है उसकी एग्जाम्पल थी कि वहाँ पे बाहर जो है बेटे कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, और वो कोलेस्ट्रॉल जो है ब्लड में इन द फॉर्म ऑफ LDLs होता है, और LDL फिर आगे फर्दर जो है वो सेल के अंदर आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ लिवर के जरिए, और जो है बाय रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस, यानी कि किस प्रोसेस से आया है, एंडोसाइटोसिस से आया। ये हमने सारा प्रोसेस क्या पढ़ लिया, एंडोसाइटोसिस का पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आएंगे, that is exocytosis. It is the process through which bulky material is exported out of the cell. In exocytosis, the bulky material is packed inside the membrane and a vesicle is formed. The vesicle moves to the plasma membrane and fuses it to release its content into extracellular environment. पहले हमने क्या पढ़ा, पहले हमने जो प्रोसेस पढ़ा डैट इज एंडोसाइटोसिस। अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, एक्सो का मतलब, एंडो का मतलब था कि इनसाइड यानी कि ईटिंग बिहेवियर, एक्सो का मतलब होता है जिससे जो मटेरियल है वो रिलीज किया जाए आउटसाइड ऑफ द सेल, वो तो इनसाइड आ रहा था ना, ये क्या है कि मटेरियल जो है वो एक्सपोर्ट होगा सेल के बाहर। एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है कि बल्कि मटेरियल जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर बेटे पैक हो जाता है और एक वेजिकल बना लेता है, ठीक है। मैंने क्या कहा, मेम्ब्रेन के अंदर पैक हो जाएगा और एक वेजिकल बना लेगा, ये वेजिकल मूव करेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, मतलब जो उसकी पैकिंग हुई है ना, जो मैंने पहले वर्ड बोला है कि पैक, वो है इनसाइड द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर हुई है। अब क्या हुआ, एक वेजिकल बन गया। अब एक जो वेजिकल बना वो वेजिकल कहाँ मूव करेगा बेटे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ मूव करेगा और उसके साथ जाके फ्यूज कर लेगा, जुड़ जाएगा, और अपने जो कंटेंट है, जितना उसके अंदर मटेरियल है, वो सेल के बाहर यानी कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है वहां पे सारा का सारा रिलीज कर देगा। अगर आप यहाँ पे अपनी बुक पे आओ, देखो इधर डायग्राम बनी हुई है, दो डायग्राम्स आपको दी हुई हैं, ठीक है, बड़ी क्लियर है बेटे, आपको अच्छी तरह इसकी समझ आएगी। एक है आपकी डायग्राम नंबर ए, एक है आपकी बी। ए में क्या है, एंडोसाइटोसिस, बी में क्या है, एक्सोसाइटोसिस। ये क्या है, आउटसाइड ऑफ द सेल। पहले हम लोग पढ़े एंडो, आउटसाइड ऑफ द सेल, ये इनसाइड ऑफ द सेल है। आउटसाइड में आपको मैंने कहा था कोई भी मटेरियल जो है वो इनवर्ड आएगा। यहाँ पे क्या हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो इनवर्ड मूव की, उसने एक डिप्रेशन सा बना लिया। इस डिप्रेशन पे आके यहाँ पे ये मटेरियल जो है ये अपने आप को फिट कर लेगा विद द हेल्प ऑफ ये प्रोटीन, जो हमने अभी डिफरेंट टाइप के जो कैरियर्स प्रोटीन पढ़े हैं उनकी वजह से ये इसके साथ बाइंड अप हो जाएगा। जब यहाँ पे ये बाइंड अप हो जाता है तो ये मेम्ब्रेन ऊपर आना शुरू होती है, ऊपर आके ये मेम्ब्रेन इसको सील कर लेती है। जब ये मेम्ब्रेन इसको सील कर लेती है तो ये जो पूरा का पूरा एक वेजिकल बन गया, सर्कल बन गया, ये यहाँ से डिटैच हो जाता है। डिटैच होने के बाद ये कहाँ आएगा, ये इनसाइड यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया। वहाँ से ये मटेरियल जो इसके अंदर मटेरियल है, ये जो ब्राउन कलर का मटेरियल आपको नज़र आ रहा है, ये जहाँ पे भी सेल में इसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे ये क्या कर दिया जाएगा, एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा, वहाँ पे ये भेज दिया जाएगा, ठीक है। अब उसकी कॉमन एग्जांपल हमने जो है लिवर सेल में पढ़ी, अभी लिवर सेल की एग्जांपल मैंने आपको पढ़ाई थी। तो ये सारा का सारा प्रोसेस क्या है, एंडोसाइटोसिस, ठीक है। अगला प्रोसेस जो आपको बुक में नजर आ रहा है, जो बी प्रोसेस आपका नजर आ रहा है, ये वाला नीचे वाला, दिस इज एक्सोसाइटोसिस। ये क्या है बेटे, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस क्या था, एक्सोसाइटोसिस जो है बेटे ये एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें मटेरियल जो है वो आउटसाइड ऑफ द सेल जाएगा। पहले हमने क्या पढ़ा, एंडो में इनसाइड आया। अब क्या हुआ,
कि जितना भी वेस्ट मटेरियल है, जितना भी ऐसा मटेरियल है जो कि सेल को रिक्वायर्ड नहीं है, वो भी वैसे ही एक वेजिकल बनेगा, वेजिकल में जाके सारा स्टोर होगा और वहाँ से छोटा सा एक डिप्रेशन बनेगा और ये सारा का सारा मटेरियल उस डिप्रेशन से वहाँ से एक जो छोटी सी ओपनिंग बन जाएगी, उस ओपनिंग से ये सारा मटेरियल, देखो ये ओपनिंग बन गई, ऐसे ये ओपनिंग ज़्यादा हुई और सारा का सारा मटेरियल जो है वो बाहर जो है आउटसाइड ऑफ द सेल जो है रिलीज हो गया। सारा मटेरियल एक वेजिकल में पैक हुआ, ठीक है। यहाँ पे एक डिप्रेशन बनना शुरू हो गया, डिप्रेशन के बाद यहाँ पे ज़्यादा ओपनिंग हुई यहाँ से और सारा मटेरियल जो है वो आपका एक्सपोर्ट हो गया। ये हमने जो है जो प्रोसेस हमने सारा डिटेल से पढ़ लिया। ये सारा का सारा प्रोसेस क्या था बेटे, ये था हमारा प्रोसेस एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में हमने क्या पढ़ा, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के मेन पॉइंट्स मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में हमने पढ़ा कि ये वो ट्रांसपोर्टेशन है, मालिक्यूल्स हों, आइंस हों या डिफरेंट टाइप की और चीज़ें हों, जिसमें लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव किया जाता है और इस ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। ये ट्रांसपोर्टेशन विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी जो है वो हो रही होती है और एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में होती है बेटे, एटीपी की फॉर्म में या एडीपी की फॉर्म में एनर्जी जो है वो मिलेगी सेल को। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन जो है ये स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन जो है जिसको हम लोग कैरियर प्रोटीन कह रहे थे उसकी वजह से हो रही थी। यहाँ पे एक कॉमन एग्जांपल एक्टिव ट्रांसपोर्ट की दी हुई है। सोडियम पोटेशियम पंप जो है एक प्रोटीन है जो कि नर्व सेल के अंदर सोडियम की और पोटेशियम की जो इन एंड टेक है उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। पोटेशियम का इन और सोडियम का आउट जो है उसको ये सोडियम पोटेशियम पंप जो है ये प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन, ये उसको रेगुलेट कर रहा होता है। जो पोटेशियम है उनको इन ऑफ द सेल कर रहा होता है और जो सोडियम है उनको आउट ऑफ द सेल कर रहा होता है, ठीक है। ये थी यानी कि हायर कंसंट्रेशन मेंटेन कर रहा है ना सोडियम की इनसाइड द सेल और जो पोटेशियम की और जो सोडियम है उसको आउटसाइड ऑफ द सेल लेके जा रहा है। और ये किसकी वजह से हो रहा है, ये सारा का सारा जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है नर्व सेल में थ्रू कैरियर प्रोटीन जो है ये हो रहे हैं। फिर हमने क्या पढ़ा एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में, मैंने ये जो पूरी हमने सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ा था इसकी मैंने आपको डायग्राम से भी जो है एक्सप्लेनेशन की। उसके बाद हमने अपना दो प्रोसेस पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था एंडोसाइटोसिस और एक हमने पढ़ा था एक्सोसाइटोसिस। सॉरी, एंडो में हमने क्या पढ़ा था, एंडो में हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो मटेरियल्स का जो मूव होना है इनटू द सेल, ठीक है, अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको हम एंडोसाइटोसिस कहते थे। एंडोसाइटोसिस को हमने फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था बेटे, एक थी फैगोसाइटोसिस और एक कौन सी थी, पिनोसाइटोसिस, ठीक है। फैगोसाइटोसिस आप लोग कह सकते हो कि सेल का जो सॉलिड मटेरियल्स का इनटेक था उसको हम फैगोसाइटोसिस कह रहे थे और सेल का जो लिक्विड का इनटेक था उसको हम लोग क्या कहते हैं, पिनोसाइटोसिस कह रहे थे। एंडोसाइटोसिस में सिंपल प्रोसेस था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करती है, इनवर्ड मूव, थोड़ी सी उसमें डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन में क्या होगा, जाके वो जो मटेरियल है वो उसके इनसाइड जाएगा और वहाँ से ऊपर से भी एक सील बन जाएगी। जब ऊपर भी सील बन जाएगी तो एक वेजिकल बन जाएगा। ये वेजिकल अपने आप को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिटैच करता है और डिटैच करने के बाद ये साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाता है। फिर हमने पढ़ा था एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस में क्या था कि सेल के अंदर ऐसा मटेरियल जो कि सेल को रिक्वायर्ड नहीं है, जो सेल के लिए वेस्ट है, वो उसका बाहर निकलना, रिलीज होना, तो उसको हम लोग क्या कह रहे थे, एक्सोसाइटोसिस कह रहे थे। एक्सोसाइटोसिस में भी इसी तरह एक वेजिकल बनता है, ठीक है, मेम्ब्रेन के अंदर ही वेजिकल के अंदर सारा मटेरियल स्टोर होता है और ये वेजिकल कहाँ आएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करेगा और वहां से ये सारा का सारा मटेरियल जो है आउटसाइड ऑफ द सेल जो है वो रिलीज हो जाएगा। ये सारा प्रोसेस जो हमने पढ़ा ये सारा हमने डिटेल में जो कल और आज दो लेक्चर्स में मैंने कंप्लीट करवाया। ये जो आपका हमारा टॉपिक था, अब आपको समझ इसकी क्लियर आ जाएगी। हमारा टॉपिक था मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। हमने क्या पढ़ा बेटे, बार बार रिपीट कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। इस टॉपिक में से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, बहुत सारे एमसीक्यूज जो है वो बन सकते हैं। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ लिया मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। हमने पढ़ा कि मेम्ब्रेन्स में जो सब्सटेंस का सेल के अंदर और बाहर जाना है जो वो किस तरह हो रहा है, ठीक है, मूवमेंट कैसी हो रही है और मूवमेंट क्यों होती है, गैस एक्सचेंज के लिए, वेस्ट एलिमिनेशन के लिए, न्यूट्रिएंट्स के अपटेक के लिए, सिग्नल ट्रांसडक्शन के लिए ये मूवमेंट होती है।
तो ये हमने डिटेल से पढ़ी। फिर मैंने आपको बताया कि मूवमेंट जो है वो दो तरह की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, एक हो रही है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन और एक हो रही है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव? पैसिव में ट्रांसपोर्टेशन हो रही थी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, लेकिन जब एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की बात होती है तो वहां पे ट्रांसपोर्टेशन होती है फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं ये ट्रांसपोर्टेशन। पैसिव ट्रांसपोर्ट को आगे फिर हमने दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया था, एक थी डिफ्यूजन और एक थी ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का मेन डिफरेंस क्या था कि डिफ्यूजन तो सिंपली आपकी ट्रांसपोर्टेशन हो रही थी फ्रॉम हायर टू लोअर, लेकिन जब एक्टिव की बात हम करते थे तो वहां पे एक मेम्ब्रेन आ रही थी, दैट इज सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कुछ आयंस को मॉलिक्यूल्स को तो पास होने देती थी लेकिन कुछ को पास होने नहीं देती थी। फिर डिफ्यूजन मैंने आपको बताया था कि डिफ्यूजन जो है वो दो तरह की थी, एक थी सिंपल डिफ्यूजन और एक थी आपके पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया था, ऑस्मोसिस पढ़ लिया था। ऑस्मोसिस में मैंने आपको तीन तरह के सॉल्यूशंस भी पढ़ाए थे और इन द एंड आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन बेटे कंप्लीट की। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में हमने दो फर्दर चीज़ें भी पढ़ी, डैट इज़ एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। अब आपको छोटी सारी एक एग्जांपल देती हूँ कि आपके पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ये जो पूरा टॉपिक है आपके पेपर में आ सकता है, व्हाट इज़ एंडोसाइटोसिस, या डिफाइन फैगोसाइटोसिस, डिफाइन पिनाकोसाइटोसिस, या आ सकता है कि व्हाट इज एक्सोसाइटोसिस, या क्वेश्चन आ सकता है आपके कि व्हाट आर LDLs, ठीक है, हाउ दे फॉर्म, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है ये वाला, ठीक है। या आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि नर्व सेल के अंदर जो है नर्व सेल जो है हमारे नर्व सेल के अंदर जो सोडियम और जो पोटाशियम है उनकी रेगुलेशन कैसे होती है। तो ये सोडियम पोटाशियम पंप वाला वहाँ पे आप आंसर लिखोगे। व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस आपका क्वेश्चन आ सकता है, या क्वेश्चन आ सकता है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स हमने घरों में लगाए होते हैं वहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म यूज हो रहा होता है। तो आपको फौरन से पहले पता होना चाहिए कि यहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस जो है वो यूज हो रहा होता है। और क्वेश्चन आपका बन सकता है कि व्हाट इज ऑस्मोसिस, ठीक है, ऑस्मोसिस क्या है वो उसकी डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हो। फिर आपके पास डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस हैं, इनकी डेफिनेशंस आ सकती है। आपके पास डिफरेंस आ सकते हैं, डिफरेंस आपके पास डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन के आ सकते हैं, डिफरेंस आपके पास डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के आ सकते हैं। आपके पास डिफरेंस आ सकता है पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट का भी आ सकता है। आपके पास डिफरेंस आ सकता है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस का भी डिफरेंस आ सकता है। और फिर आपके पास मैं क्वेश्चन बता रही हूँ किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उसका फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी आप बता सकते हो। what are channel proteins, what are carrier proteins, या how many types of protein are there, write their functions। तो आपने दोनों प्रोटीन्स बताने हैं, चैनल प्रोटीन्स भी और कैरियर प्रोटीन्स भी। इसके अलावा बेटे आपका क्वेश्चन जो है वो ये भी बन सकता है कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, व्हाई ट्रांसपोर्टेशन अकर, वाई सेल नीड ट्रांसपोर्टेशन, कि सेल को ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत क्यों है। तो उसमें आप बताओगे कि सेल को डिफरेंट अपने जो फंक्शंस हैं, जैसे कि गैस एक्सचेंज है, वेस्ट एलिमिनेशन है, न्यूट्रिएंट्स अपटेक है, सिग्नल ट्रांसडक्शन है, इन तमाम फंक्शंस के लिए ट्रांसपोर्टेशन जो है, मूवमेंट जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन बन गया। फिर आपका आ सकता है कि जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है ये प्रोसेस क्यों होता है, वाई। तो उसमें भी आप बता सकते हो कि इस प्रोसेस से सेल का जो होम्योस्टेटिस है वो मेंटेन रहता है, सेल वेस्ट प्रोडक्ट अपने रिलीज करता है, ठीक है, और सेल अपनी डिफरेंट जो इन्वायरमेंट है, जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनिज्म है उनके साथ जो है वो क्या रहता है, उसकी एक कम्युनिकेशन रहती है। तो बेटे हमने अपना टॉपिक मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म कंप्लीट कर लिया। मैंने कोशिश की कि ये टॉपिक बड़ा है, मैं आपको इसको 2 लेक्चर्स में जो है डिवाइड करके जो है वो पढ़ाऊं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, और कोशिश भी मैंने पूरी की है कि इजीली आपको जो है वो समझाऊं। इन द एंड मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दी कि पेपर में इस पूरे टॉपिक में से क्वेश्चन जो है वो किस तरह बन सकते हैं। यहाँ पे एक और भी, while exchanging matter with cell environment plasma membrane maintain equilibrium inside the cell as well as outside। यानी कि जब ये पूरी की पूरी ट्रांसपोर्टेशन होती है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक स्टेबल इन्वायरमेंट,
जो है ये नहीं कि कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है, एक स्टेबल इन्वायरमेंट, एक इक्विलिब्रियम जो है वो क्रिएट रहता है, ठीक है, इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सेल। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म हमारा कंप्लीट हो गया, हमने डिटेल से पढ़ लिया। इट कंसिस्ट ऑफ 2 ट्रांसपोर्टेशन, पैसिव ट्रांसपोर्ट भी हमने सारी पढ़ी, ये सारी पैसिव ट्रांसपोर्ट थी, इसमें डिफरेंट टाइप की डायग्राम्स थी, डिफरेंसेस आए थे, सारे मैंने आपको डिटेल से पढ़ाए। उसके बाद हमने दूसरी ट्रांसपोर्टेशन यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन भी बेटे कंप्लीट कर ली, उसमें भी जितनी डायग्राम्स आई थी वो भी सारी मैंने आपको एक्सप्लेन की। हमारा ये प्रोसेस जो है ट्रांसपोर्टेशन का ये कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी बेटे कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ नहीं आती, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम स्टेम सेल पढ़ेंगे, स्टेम सेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये लेक्चर भी अच्छी तरह सुनना है। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यहीं पे अपना टॉपिक मैं एंड करती हूँ, इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर।